नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग की एक सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनका हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। और ट्रेंड एनालिसिस किसके द्वारा कर रहे हैं? पहले तो जितने भी पीवाईक्यू हैं उनका हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। जिसमें हमने पढ़ा है अभी एंशियंट पढ़ा है, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ा है। फिर पढ़ा है मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है। और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो उसी की सीरीज का वीडियो है जिसमें हम लोगों ने आधुनिक इतिहास का 2 चैप्टर पढ़े थे। अब यह तीसरा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध के बारे में। इसका अगला क्वेश्चन है, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? जिसके ऑप्शंस हैं ए सीममो, बी कुरस्वाम, और सी है बिठूर, डी है पटकापुर और ई है नन ऑफ दी अबव, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिठूर। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में हो कई गांवों को मिलाकर किया गया था। इन गांवों में सीमामऊ, कुरस्वाम, पटकापुरा और जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इनमें शामिल नहीं था। कानपुर का मूल नाम क्या है? कान्हापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? जिसके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी सतारा, सी झांसी और डी अवध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवध। भारत के अवध राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। इसने 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। और इसका शासनकाल विपगन के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निज़ाम, टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश गवर्नर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। ठीक है, यह तृतीय आंग्ल मैसूर का परिणाम था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी का यह परिणाम था, जो कि 1792 ईस्वी में यह संधि हुई थी। इस संधि के तहत सुल्तान अपने दोनों पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपेगा। सोचो कितनी भयानक बात है। और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए जाएंगे, और हर्जाना भी अंग्रेजों को देगा। कितना? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने होंगे, जो 3 मित्रों अंग्रेज, निज़ाम, मराठा में बराबर बांट लिए गए। अब देखो, इधर इंडियन से ही लेके और फिर अंग्रेज अपना हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद फिर इंडियंस को बांट रहे हैं। यही है फूट डालो और राज करो की नीति। और इंडियंस को भी समझ में नहीं आता कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? जिनके ऑप्शंस हैं ए शिवराव, बी दामोदर राव, सी है बाजीराव सेकंड और डी है गंगाधर राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव
नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी, जो कि अब वाराणसी में, एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिराज सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? जिसके ऑप्शंस हैं ए बक्सर, बी प्लासी, सी है वांडीवास और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लासी। अब इसमें देखते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जिसमें होते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेज। इसमें सिर्फ दो ही पार्टियां हैं और फिर भी अंग्रेज जीतते हैं। उसके बाद अब प्लासी में तो हार चुके थे, अब होती है बक्सर की लड़ाई, जो कि होती है 1764 ईस्वी में। इसमें फिर भारत की तरफ से 3 लोग लड़ रहे थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और ये तीनों लोग एक तरफ थे और अंग्रेज अकेले थे। फिर भी क्या होता है, ये तीनों हारते हैं और अंग्रेज जीतते हैं। अगला है वांडीवास, जो कि होता है 1760 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, लेकिन वह किस शहर से 15 किमी की दूरी पर स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी मैंगलुरु, सी है मैसूर और डी है बेलगाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में शहीद हो गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किमी की दूरी पर स्थित है और टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, बी मदुरई, सी मैसूर, डी विजयनगर। देखो क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन सीधे नहीं आता है। देखो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था, और अब तुरंत उसी के बाद क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो इसको तो आंख बंद करके लगा देना चाहिए, ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान, इसका नाम था फतेह अली टीपू, हैदर अली का पुत्र तथा मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु के बाद अब उनका पुत्र बना कौन? टीपू सुल्तान शासक बनता है, जो अपने पिता की भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? किसने? इसके ऑप्शंस हैं ए संभाजी, बी शिवाजी, सी है हैदर अली और डी है टीपू सुल्तान। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। अच्छा, टीपू सुल्तान ही शासक था जिससे अंग्रेज भी डरते थे। क्यों? क्योंकि यह विदेशियों से आधुनिक हथियार लेने हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी सीखनी हो, उन सबको बुलाता था और उनके साथ काम करने की कोशिश करता था। इसीलिए क्या होता था कि अंग्रेज इससे डरते थे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अब जिसके ऑप्शंस हैं ए हैदर अली, बी पेशवा माधवराव और सी है टीपू सुल्तान और डी है पेशवा बाजीराव प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से टीपू सुल्तान पराजित हुए और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भूभाग क्षेत्र तथा उसके साथ ही मराठा और निजाम को भी कुछ भाग देने पड़ते हैं। अंग्रेजों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में
3 करोड़ रुपए की मांग की और तुरंत धनराशि न दे पाने के कारण अंग्रेजों ने, जो कि कॉर्नवालिस था उस समय गवर्नर, इनके 2 पुत्रकों को बंधक बनाया और 1799 ईस्वी के आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गया तथा वाड्यार वंश के बालक कृष्णराज को राजा बनाया गया। उस पर लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि भी थोप दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? इसके ऑप्शंस हैं आसफउद्दौला, बी है सादत खां और सी है शुजाउद्दौला और डी है सफदरजंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सादत खां। अवध के प्रथम नवाब सादत अली खान 1722 से 1739 तक शासन में थे तथा अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, और इनका भी राज्य अंग्रेज हथियार लेते हैं कुशासन का आरोप लगा के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए 1757 में प्लासी की लड़ाई, बी है 1760 में वांडीवास की लड़ाई और सी है 1761 में पानीपत की लड़ाई और डी है 1764 में बक्सर की लड़ाई। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1757 में प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होते हैं। बंगाल में सिराजुद्दौला होते हैं और अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है सेनापति? रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित होते हैं और फिर अंग्रेज क्या करते हैं? मीर जाफर को ही नवाब बना देते हैं। बाद में अंग्रेज 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अंग्रेज यही तो खेल करते थे, एक को हटाते थे दूसरे को लाते थे। अगर दूसरा भी उनके मन मुताबिक कार्य नहीं कर रहा तो वो भी नहीं रह पाता था गद्दी पर। अब देखिए सीधे सीधे उसी के बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं, कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा है 1757 में। अब फिर देखो क्वेश्चन वही प्लासी का युद्ध आ गया। फिर प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किन के बीच लड़ी गई? अभी हम लोगों ने पढ़ा अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला था। देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और रिपीट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आयोग के पास जब उतने ही टॉपिक हैं, जब सिलेबस में उतना ही है तो पूछेगा तो क्वेश्चन वहीं से। बट हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक क्या थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज में सुधार हुए हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए स्थानीय अभिजात वर्ग के पास सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण और बी है कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व और अगला ऑप्शन है अप्रभावी कृषि नीतियाँ और डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार का उच्च स्तर और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश काल में पंचायती प्रणाली में पहचानी गई कमियों में से एक कमजोर क्या था? कमजोर कानूनी ढांचा थी और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व था, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज में सुधार हुए और 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को पेश किया था, लेकिन ये व्यापक नहीं थे और सभी स्तरों पर लोगों का उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली बार भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? जिसके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी है अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ थी? कोलकाता में थी। किंतु भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की जब बात करते हैं, आधुनिक सूती कपड़ा मिल की बात, तो ये 1854 में बम्बई में
कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। जिसके ऑप्शंस हैं, ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी है युद्ध छेड़कर, और सी है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, और डी है हड़प की नीति के माध्यम से। अभी हम लोगों ने इसको पीवाईक्यू में पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ा है। अभी ये देखो रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। 1856 ईस्वी में उसने अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया था। उस वक्त अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, और यही अवध के अंतिम नवाब भी थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इसके ऑप्शंस हैं, ए संस्कृत, बी हिंदी, और सी अंग्रेजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। औपनिवेशिक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे वर्ग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप से भारतीय किंतु चिंतन एवं व्यवहार के स्तर पर अंग्रेज हो के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और अंग्रेज उसमें कामयाब भी हुए। और हमें अभी भी देखने को मिलता है कि मानसिकता अभी भी अंग्रेजों वाली ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ए शिपिंग, बी रेलवे, सी वृक्षारोपण और खान, डी बैंकिंग और बीमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेलवे। रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बॉम्बे से थाने के बीच 34 किमी की दूरी तक चली थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। जिसके ऑप्शंस हैं, ए बंगाल और बिहार, बी है उड़ीसा उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात, और डी है राजस्थान। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल और बिहार। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया। स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? इस्तमरारी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की जमींदारों के मध्य कर वसूलने के लिए यह व्यवस्था लाई गई थी, जिसमें बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में 19% भूभाग पर विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? जिसके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो, और डी है लॉर्ड होस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी डलहौजी और ये हड़प नीति 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए और फिर से वही हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट आपको ये रहता है कि आपको ध्यान देना पड़ता है कि क्वेश्चन किस तरीके से और किस लैंग्वेज में रिपीट हो रहा है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था, और डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया। उसकी सबसे प्रमुख नीति कौन सी थी? राज्य हड़प नीति, और जिसको हम लोग व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यपगत का सिद्धांत, जिसने सबसे पहले सतारा प्रथम राज्य है, कभी कोई सीक्वेंस पूछ लेता है, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का विलय किया। डलहौजी के इस समय, अभी हमने जैसे रेल पढ़ा कि सबसे पहले कहाँ कब रेल चली थी? मुंबई से ठाणे 1853 में चली थी।
जो कि डलहौजी के काल में ही थी। अगला क्वेश्चन है, किस ईयर में, जैसे ईयर दिया है, किस ईयर में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, जिनके ऑप्शंस हैं ए 1903, बी 1909, सी 1912 और डी है 1939। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1909। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को सचिव, भारत के जो सचिव थे उस समय और जो वायसराय थे, सचिव थे मार्ले मिंटो और सचिव थे मार्ले और वायसराय थे मिंटो, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा कि मार्लो मिंटो सुधार। यह एक्ट जो है ना, केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई थी इस एक्ट के द्वारा, तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। इसके परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में विभाजन का आधार बनी। अंग्रेजों को पता था कि फूट डालो राज करो सबसे अच्छी पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? इसके ऑप्शंस है ए 1757, बी 1765, सी 1773 में और डी है 1792 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था 1774, क्योंकि वास्तव में आया था तो रूल 1793 में, बट स्थापित हुआ था 74 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त हुआ, समझे। और फिर 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जो अंग्रेजों के कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था और सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट इसके अन्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1852, बी 1872, सी है 1881 और डी है 1952। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1872। भारत में जनगणना शुरू हुई 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था जिस समय था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। उसके बाद हर 10 साल पर भारत में जनगणना होने लगी और शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। यह विधिवत थी, अर्थात डॉक्यूमेंटेशन इसमें हुआ था। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और ब्रिटिश कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए दादा भाई नौरोजी और बी है महात्मा गांधी, सी है बिपिन चंद्र और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने के लिए और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम
के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? इसके ऑप्शंस है ए अवध, बी मैसूर, सी पूना और डी है तंजौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैसूर। वास्तव में यहाँ ये नहीं होना चाहिए स्वीकार किया, होना चाहिए स्वीकार कराया गया। इसका सही आंसर क्या था? बी मैसूर। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। और निज़ाम ने सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। और फिर होता क्या है कि मैसूर दूसरा राज्य बनता है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो कि 1799 ईस्वी में किया था। और जबकि 1801 ईस्वी में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। सहायक संधि किसी भी राज्य की संपूर्ण प्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इसके ऑप्शंस हैं जमींदारी अर्थात स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है महालवाड़ी, ऑप्शन सी है दस्तक और ऑप्शन डी है रैयतवाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दस्तक। दस्तक वास्तव में क्या था? यह एक समुद्री मतलब एक तरीके से पास था कह सकते हैं, इसको कॉर्टेज भी कहते थे। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। और मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ पेश की। पहली थी जमींदारी पद्धति जो कि 1793 ईस्वी में आई। दूसरी थी रैयतवाड़ी पद्धति जो कि 1792 ईस्वी में आई। तीसरी है महालवाड़ी पद्धति जो कि 1822 ईस्वी में आई। जबकि दस्तक जो थी कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शारदा अधिनियम, बी है विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, सी है नायडू अधिनियम और डी है नानावटी अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई और बाद में इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। और फिर 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? जिसके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी पुणे, सी मद्रास जो कि अब चेन्नई और डी बॉम्बे अब मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे। भारत में पहला डाकघर 1764 ईस्वी में बॉम्बे जो कि अब क्या कहलाता है मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ।
जिसे किसके काल में पारित किया गया था, जिसके ऑप्शंस हैं ए हार्डिंग, बी ऑकलैंड, सी कैनिंग, डी मेटकाफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता था। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है 1891 में बी एम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। इसके ऑप्शंस हैं ए 14 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी है 16 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 वर्ष। सन 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों को किसने घोषित किया। इसके ऑप्शंस हैं सती प्रथा को अवैध घोषित करना 1829, ऑप्शन बी है कन्या हत्या को अवैध, ऑप्शन सी है विधवा पुनर्विवाह को अवैध, ऑप्शन डी है बाल विवाह को अवैध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्या हत्या को अवैध। 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी के बंगाल विनियम अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। जिसके ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी स्त्री शिक्षा और डी है तकनीकी शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। 1882 ईस्वी में सरकार ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा के किए गए प्रयास एवं प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन है भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। जिसके ऑप्शंस हैं ए भारतीय शासक, बी ब्रिटिश शासक, सी मुगल शासक और डी डच शासक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा तैयार की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत भी 16 अप्रैल 1853 को की थी। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू की गई थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का तात्पर्य जागीर या गांव से होता था। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है और 1822 से इसे लागू किया गया। अगला चैप्टर है किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। इस क्वेश्चन है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी
मोतीलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए विनोबा भावे, बी एम के गांधी, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है आचार्य कृपलानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनोबा भावे। भू आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1991 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था कि लोग अपने मन से भूमि का दान देते थे। आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जिसके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया और आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो बारदौली सत्याग्रह में मिली, जो कि वहाँ की महिलाओं ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? जिसके ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी है महात्मा गांधी, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है अल्लूरी सीताराम राजू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे और ये मूलतः कहाँ के थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे थे। रामचरित मानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अगला चैप्टर है 6 1857 का विरोध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि इस चैप्टर से चाहे जो एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं और इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसको आपको मैच करना है। नाना साहब कानपुर में नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व किया था और कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता से सेनानी और मौलवी अब्दुल अहमद उद्दौला शाह फैज़ाबाद के अग्रणी व्यक्ति। खान बहादुर खान बरेली में सरकार बनाई। और इसके विकल्प क्या होंगे? देखो, ए के साथ कौन मैच कर रहा है, बी के साथ कौन मैच कर रहा है, सी के साथ कौन मैच कर रहा है और डी के साथ कौन मैच कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था और कारू भगत जो थे रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे फैज़ाबाद के अग्रणी व्यक्ति थे और खान बहादुर खान जो थे और उन्होंने बरेली में सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए सिपाहियों, बी बागान श्रमिकों, सी किसानों और डी है जमींदारों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिपाहियों द्वारा। बैरकपुर छावनी से हुए थे जो कि कहाँ है? मेरठ। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी
क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और धीरे धीरे यह कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसके ऑप्शंस हैं, ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। बी, अंग्रेजों ने भारत में लोगों को पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। सी है, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। और डी है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया गया। अठारह का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से ही भले असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी हुए हैं। 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत पर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होने लगा, जिसमें कि भारत सचिव होता था और 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाता था। यह प्राकृत में सलाहकारी थी परिषद, और सचिव के ऊपर था कि सलाहकारी परिषद की बात माननी है कि नहीं माननी है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नोट, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी हम लोग ये क्वेश्चन पीछे पढ़ भी चुके हैं, जिसके ऑप्शंस हैं, ए, बहादुर शाह, बी, नाना शाह, सी, शाहमल और डी है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया और बरेली में खान बहादुर खान ने किया, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया तथा दिल्ली में जनरल बख्त खान ने किया था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, ए, लखनऊ, बी, बलिया, सी, बैरकपुर और डी, मेरठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैरकपुर। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी घटना थी। 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी कर दी? सोच रहे हैं, एक रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ, औरतें भी पीछे नहीं थी, बट क्या ही बताया जाए, नेतृत्व किया और उन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया। जिसके ऑप्शंस हैं, ए, झांसी, बी, फैज़ाबाद, सी, रामगढ़, डी, मंडला। अच्छा, हम लोग अधिकतम लोग सिर्फ झांसी की रानी के ही बारे में जानते हैं, बहुत सी कहानियाँ छुप गई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामगढ़। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी कर दी और उसका नेतृत्व भी किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी, समझे भाई साहब। और 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसके ऑप्शंस हैं, इसे सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये एकदम सही है। बी, या जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में शुरुआत की गई, अभी हमने इसको पहले पढ़ा, मेरठ से हुआ था। या दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, यह भी सही ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा ए और सी सही, कौन सा ऑप्शन में है? ये ए और सी सही है, परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1857 का सिपाही विद्रोह, इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश सरकार के शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं, ए 8 मई 1857, बी 11 मई 1857, सी 10 मई 1857 और डी है 9 मई 1857। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि कहाँ, पश्चिम बंगाल में, 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाईं और साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? जिनके ऑप्शंस हैं, ए ग्वालियर के सिंधिया, बी अवध की बेगम हजरत महल, सी हैदराबाद के निज़ाम और डी है भोपाल की सिकंदर बेगम। अब हमको जैसे पता है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ से किसने किया था? अवध की बेगम हजरत महल ने, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अठारह का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जबकि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की। सोचो, ये हमारे देश के लोग थे, अब क्या ही कहा जा सकता है, कहा तो बहुत कुछ जा सकता है बट। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? जिनके ऑप्शंस हैं, ए कस्तूरबा गांधी, बी भीकाजी कामा, सी सरोजिनी नायडू, डी है हजरत महल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता था। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? जिसके ऑप्शंस हैं, ए एटकिंस, बी एनफील्ड, सी रेमिंगटन और डी है विंचेस्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनफील्ड। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जो उसके लिए कारतूस बनाए और उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रमुख कारण बना।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी? इसके ऑप्शंस हैं ए झांसी, बी शिवपुरी, सी कानपुर और डी है सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवपुरी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी थी। इनका मूल नाम आत्माराम पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1920, बी 1857, सी 1935 और डी है 1842। इसका सही आंसर है 1857। वर्ष 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूँकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणामस्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। तो ये हमने पढ़ा 1857 का विद्रोह। अब इसका अगला चैप्टर जो कि है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, ये हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।